हिंदुस्तान पेपर शुक्रवार 8 मई 2026। पहला लेख है बिहार की चुनौतियां। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और वहां नई सरकार के साथ शपथ का स्वाभाविक ही इंतजार चल रहा है। इस बीच बिहार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन खास बन गया है और इस पर सबकी निगाह है। इस शपथ ग्रहण के साथ बिहार की राजनीति और सत्ता एक नई दिशा में बढ़ चली है। इसे हम पीढ़ीगत परिवर्तन भी कह सकते हैं। करीब 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी मंत्री बन गए हैं और इसकी चर्चा ज़्यादा होना स्वाभाविक है। 50 वर्षीय निशांत कुमार तब राजनीति में आए जब उनके पिता अति सक्रिय राजनीति से कुछ पीछे हट रहे हैं और मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया है। यहाँ लोग भविष्यवाद की चर्चा करेंगे, पर यह अपने आप में विरल है कि सत्ता में अपने पुत्र को लाने के लिए न पिता लालित थे और न पुत्र में ऐसी कोई लालसा दिखाई पड़ रही थी। अक्सर भारतीय राजनीति में पिता पुत्र का सत्ता संघर्ष भी देखा गया है, पर इस मोर्चे पर नीतीश कुमार और उनके पुत्र एक मिसाल है। नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार की पूरी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, पर उनसे लोगों की उम्मीदें जरूर होंगी। बहरहाल यह भी गौर करने की बात है कि निशांत कुमार चाहते तो उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग सकते थे, पर वह केवल मंत्री बनने के लिए किसी तरह से तैयार हुए। अभी भी बिहार में जहां भाजपा मुख्यमंत्री है तो 2 उप मुख्यमंत्री जदयू से आते हैं। बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत सत्तारूढ़ गठबंधन के 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। सत्ता साझा करने के मामले में भाजपा और जदयू के बीच बेहतरीन समन्वय दिखा है। भाजपा सहज ही जदयू को अपना बराबर का सहयोगी मानकर चल रही है। एलपीजी रामविलास की 2 HEM और RLM से एक नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर सरकार को मजबूत बनाया गया है। अब ऐसे एक मंत्रिमंडल का गठन हो गया है जिसे आगामी 4.5 साल तक बिहार की सेवा करनी है। यह इतिहास में दर्ज है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में बहुत सुधार किए, पर अभी इस राज्य में मुख्यमंत्री ने राज्य में को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। जो खूबियाँ नीतीश कुमार के समय इस राज्य में पैदा हुई हैं, उन्हें संजोते हुए विस्तार देना होगा। मंत्रिमंडल में किस जाति किस उपजाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, ये मामूली तथ्य है। असली सवाल तो यह है कि समग्रता में मंत्रिमंडल का प्रदर्शन कैसा रहेगा। समय आ गया है कि मंत्रिमंडल को किसी जाति के चश्मे से नहीं, योग्यता की दृष्टि से देखा जाए। किसी भी सरकार को उसके आंतरिक जातिगत क्षेत्रगत समीकरण से नहीं, उसके काम से परखा जाना चाहिए। कोई संदेह नहीं, लालू प्रसाद यादव के बाद से बिहार में सामाजिक चेतना ज़्यादा बलवती हो रही है, पर उसे ज़्यादा अनुशासित ढंग से सही से रचना शक्ति में बदलने का काम शेष है। बिहार की जनशक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक अच्छी सरकार वही होगी जो इस जनशक्ति का अधिकतम सदुपयोग कर सकेगी। समाज में जो जरूरी बदलाव तभी आएंगे जब सामाजिक संकेतकों के मामले में यह राज्य और तेज़ी से तरक्की करेगा। मुख्य राज्य बिहार में राजनीति खूब होती है और आगे भी होगी, लेकिन यहाँ किसी भी राजनेता को अब विकास से समझौता नहीं करना चाहिए। लोगों ने डबल इंजन के पक्ष में मतदान किया है, चुनावी वादों पर भरोसा किया है, तो इस भरोसे पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश का समय जरूर हो चुका है।
अगला लेख है कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस महासमिति का दिल्ली अधिवेशन समाप्त हो गया। कांग्रेस के फूट के जो चिंतन पिछले समय से प्रकट हो रहे हैं, उनके कारण लोगों की दृष्टि इस बात पर की ओर आकर्षित हो रही थी कि महासमिति उसे रोकने का क्या उपाय करती है। अहमदाबाद में हुए महासमिति के अधिवेशन में एकता की जो मांग कांग्रेसों से की गई थी, उसके कारण एकता प्रयास ने भी महत्व ले लिया था। कृपालिनी किदवई के नेतृत्व में संगठन के प्रजातांत्रिक मोर्चे ने मुख्यतः नेहरू जी और मौलाना आज़ाद की प्रेरणा पर जब अपने को ख़त्म कर लिया, तो ऐसी आशा की गुंजाइश भी हो गई कि रूठे हुए दिल फिर से मिलेंगे तथा जिस तरह एक होकर कांग्रेसियों ने आज़ादी के लिए प्रयास किया, उसी प्रकार आज़ादी को सुदृढ़ करने और जनसाधारण को सुखी बनाने के प्रयास में भी वे एक रहेंगे। लेकिन हमें मानना होगा कि महासमिति के अधिवेशन की समाप्ति के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेसों ने निश्चित रूप से एकता की ओर कदम उठा ही दिया है। महासमिति के अधिवेशन का जहाँ तक संबंध है, वह निर्विघ्न संपन्न हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस की उच्च सत्ता का संबंध है, यह भी निसंशय कहा जा सकता है कि अपने रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए उदारता का हाथ बढ़ाने में उधर से कोई कसर नहीं रखी गई। जिन मौलाना आज़ाद के प्रयत्न और प्रेरणा से प्रजातांत्रिक मोर्चा भंग हुआ, उन्हीं की जुबानी जब हम सुनते हैं कि मोर्चे के नेताओं को नज़दीक लाने के उनके प्रयत्न में कांग्रेस अध्यक्ष का रुख बहुत सहायतापूर्ण रहा, तो दूसरा अर्थ यही लगाया जा सकता है कि यदि फिर भी सफलता नहीं मिली तो दोष दूसरी तरफ हो सकता है। लेकिन एकता के प्रयत्न में दोष का दायित्व किसी पक्ष पर डालना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे केवल खिजलाहट पैदा होती है। यह मान लेना ही ठीक होगा कि उस पक्ष की अपनी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होंगी जिनसे विपक्ष की उदारता का साथ देने की स्थिति में वह न हो। मौलाना साहब ने अपने भाषण में ऐसा संकेत भी किया जब उन्होंने बताया कि मोर्चे के नेता अपने पक्ष वालों के सामने बंध चुके हैं कि वे अभी कोई पद ना लेंगे, और उन्हें यह भी भय है कि उनका पद लेना सौदेबाजी समझा जाएगा। अगला लेखक सुरेंद्र कुमार, पूर्व राजदूत। भारत अमेरिका संबंधों को फिर सुधारने का मौका। जी हाँ, रोम एक दिन में नहीं बना था। इसी तरह परस्पर रूप से लाभकारी रिश्ते भी एक दिन में नहीं बनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों और भारतीय प्रधानमंत्रियों को इतिहास की झिझक दूर करने में 25 साल लग गए, तब भी वे एक ऐसा संबंध रच सके जो एशिया और विश्व के लिहाज से व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा को इसी की अगली कड़ी मानना चाहिए। इसमें भारत अमेरिका संबंधों के तमाम पहलू पर खुलकर चर्चा करने और उन्हें संतुलित बनाने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का मार्च 2000 का भारत दौरा खासा अहम था, क्योंकि यही क्लिंटन थे जिन्होंने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। वह 1980 के दशक के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर थे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार किया जिसे
बाद के वर्षों में अमेरिकी नेताओं ने 21वीं सदी का सबसे निर्णायक संबंध बताया। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी कांग्रेस में काफ़ी प्रयास किए और इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक नाजुक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए भी 2005 में असैन्य परमाणु समझौते को संभव बनाया। नतीजतन NPT पर हस्ताक्षर न किए जाने के बावजूद हमारा परमाणु अलगाव खत्म हुआ। राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल में 2 बार भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। वह एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2015 में मुख्य अतिथि रहे। एशिया प्रशांत की राजनीतिक परिकल्पना की उन्हीं की देन है, जिससे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी सौहार्दपूर्ण संबंधों की झलक मिली। हालांकि व्यापार संतुलन तब भी भारत के पक्ष में था। उस काल को हाउडी मोदी 22 सितंबर 2019 ह्यूस्टन और नमस्ते ट्रंप 24 फरवरी 2020 अहमदाबाद के लिए भी याद किया जाएगा। क्वाड को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, जिन्होंने न सिर्फ भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया बल्कि उसे और मजबूती दी। साल 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर दिसंबर 2024 तक के द्विपक्षीय रिश्ते का मोटा विश्लेषण करें तो यही पता चलता है कि दोनों देशों में संबंध पूरी तरह बदल गए हैं। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, रक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारियों की साझेदारी, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ऊर्जा खरीद जैसे तमाम क्षेत्रों में आपसी रिश्तों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वरिष्ठ नेताओं की द्विपक्षीय और शिखर सम्मेलनों को मुलाकातों से यह भरोसा पैदा हुआ है कि दोनों देशों के रिश्ते अलग मुकाम पर हैं, जो वाशिंगटन और नई दिल्ली में सत्ता परिवर्तन से अछूते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। साथ ही वह 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को रफ्ता रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। जाहिर है वह किसी अन्य नेता की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से निपटने में कहीं अधिक कुशल हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो 2025 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 149.5 अरब डॉलर था, जिसमें भारत को लगभग 40 अरब डॉलर का सरप्लस था। भारत के रक्षा आयात में अमेरिकी की हिस्सेदारी 13% हो चुकी है। 14 अरब डॉलर का तेल, गैस और कोयले का आयात 2024 में हुआ था। द्विपक्षीय कारोबार 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल किया जा सकता है। खास तौर से भारतीय एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीदारी और तेल गैस की बढ़ी हुई खरीद को लेकर देखकर साफ है कि भारत अमेरिकी संबंधों को सिर्फ व्यापार और टैरिफ के नज़रिए से देखना गलत होगा। यहाँ अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के प्रयासों की भी तारीफ करनी चाहिए, जो यहाँ आने के बाद तमाम मंत्रियों से मिलकर संबंधों को नई ऊंचाई देने पर तत्पर हैं। मंशा वाचक रमणा, हमें कैसा समाज चाहिए? अगला लेख। मध्य मार्ग सदैव सुनहरा नहीं होता। वह प्रायः क्षीण दृष्टि, गुनगुनी उदासीनता अथवा कार्यतापूर्ण अकुशलता के लिए एक प्रिय उक्ति होती है। लोग मध्यमवर्गीय, रूढ़िवादी अथवा अतिवादी कहलाते हैं और एक सूत्र के अनुसार अपने व्यवहार व विचारों को व्यवस्थित करते हैं। हम व्यवस्थाओं, पार्टियों के आधार पर सोचना पसंद करते हैं और यह भूल जाते हैं कि केवल सत्य ही मानदंड है। रूढ़िवादी की स्थिति पर आश्चर्य होता है कि वे सभी चीज़ को देवदत्त
प्रदान करने के लिए परिश्रम करते हैं। हिंदू समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और आदतें हैं जो केवल रिवाजी है। इसका कोई प्रमाण नहीं कि वे पुरातन के समय में थीं और न कोई कारण है कि उन्हें भविष्य में भी क्यों बना रहने चाहिए। ना तो पुरातनता और ना आधुनिकता ही सत्य की कसौटी हो सकती है। सभी ऋषि अतीत के नहीं थे, अवतार अब भी होते हैं। रहस्योद्घाटन अभी भी जारी है। आधुनिक समाज को मनु के अनुसार पुनर्निर्मित करना वैसा ही होगा जैसे गंगा को वापस बहकर हिमालय जाने के लिए कहना। निसंदेह मनुष्य राष्ट्रीय है, पर ऐसी ही पशु बलि भी है। चूँकि एक वस्तु अतीत में राष्ट्रीय थी, इसके अर्थ यह नहीं है कि वह भविष्य में भी राष्ट्रीय बनी रहे। बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार न करना मूर्खता है। सभी वस्तुओं की एक तिथि और सीमा होती है। बहुत समय तक चलने वाली सभी प्रथाएं अपने समय में श्रेष्ठ रूप से उपयोगी रही हैं। हमें अतीत की उपयोगिता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, परंतु प्राथमिक रूप से हमें वर्तमान और भावी उपयोगिता की तलाश है। प्रथा और कानून तब उसके अनुरूप बदले जा सकते हैं। प्रत्येक युग के लिए उसका अपना शास्त्र हो, पर हम सीधे यह तर्क नहीं कर सकते कि उससे बदलना ही चाहिए, या यदि परिवर्तन आवश्यक भी हो तब भी उसे एक निश्चित दिशा में ही बदलना चाहिए। समाज सुधारकों के नासमझ उत्साह से तो नफरत पैदा होती है। प्रायः उनके मस्तिष्क अनपची यूरोपीय धारणाओं के विचित्र गड्ढमड्ढ होते हैं। उनमें से बहुत कम यूरोप के विषय में कुछ जानते हैं, और जो वहाँ हो गए हैं उन्हें भी उसकी बड़ी खराब जानकारी होती है। पर वे यूरोपीय धारणाओं के विरुद्ध कही गई बातों या विचारों को अंधविश्वासी, असभ्य, हानिकार के अलावा और कुछ कहना स्वीकार नहीं करेंगे, तथा यूरोप में जिसकी प्रशंसा की जाती है उसे तर्क सम्मत व प्रबुद्ध के अतिरिक्त और कुछ समझना भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा। सबसे महत्व का प्रश्न यह है कि समाज प्रतियोगी होगा या सहकारी, व्यक्तिवादी होगा या साम्यवादी। यदि इन बातों का निर्णय हो जाए तो छोटी छोटी बातें खुद ठीक हो जाएंगी। ये लेख है श्री अरविंद का। सोमनाथ पुनरुद्वार की 75वीं वर्षगांठ। नरेंद्र मोदी। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्षों बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर से जीने जा रहा हूँ जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। 6 महीने के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्र में लिखा है कि प्रवासम चा परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, अर्थात दिव्य प्रवास सोमनाथ की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है।
जब लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति तक कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय में बदला और इतिहास ने ढेरों उतार चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का है जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलिश और सोमनाथ शर्मा जैसे मनुष्यों ने प्रवास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहाँ दूसरे मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजभोज ने भी इस पावन स्थल की पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जय सिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशाल देव बघेला और तिरुपुरांतक ने इसकी बौद्धिक आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा व राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने जितनी 300वीं जयंती मनाई जा रही हैं, सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवित रखा। बड़ौदा के गायक बाढ़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर बेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी कि वह थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को दिवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया। इस गुजराती नव वर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी। उनके इस आह्वान ने गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जाम साहिब का समर्थन मिला। साल 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद उन्होंने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था, मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पिछले एक दशक में हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। विकास भी विरासत भी के मंत्र से प्रेरित होकर
सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर से श्रीशैलम तक हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज़्यादा लोग यहाँ आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की संभावना और सशक्त हो रही है। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे कि वहाँ आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी जो कभी रुकी नहीं थी, जिसकी तीव्रता कभी कम भी नहीं हुई। वहाँ अब भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे जिसके हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहाँ आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। सुप्रीम की टिप्पणी। CJI की अगुवाई वाली 9 जजों के संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान की टिप्पणी। नई दिल्ली से प्रभात कुमार। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप से हर धर्म टूट जाएगा, कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज का संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि यदि अदालतें धर्म और धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करती हैं तो हर धर्म टूट जाएगा, संवैधानिक अदालतों को बंद करना पड़ेगा। संविधान पीठ ने कहा कि इसलिए ऐसे मामलों में अदालतों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। संविधान पीठ ने कहा कि यदि अदालतें किसी एक ऐसे मामले में दखल देती हैं तो इससे धर्म से जुड़े कई और मामले या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। पीठ में CJI के अलावा जस्टिस BB नगरत्ना, MM सुंदरेश, एहसुद्दीन अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टन जॉर्ज मसीही, प्रसन्ना B बराले, R महादेवन और जय माल्या बागची शामिल हैं। बहस के 13वें दिन भी पीठ ने धर्म से जुड़े कई बड़े कानूनी सवाल, धार्मिक मामलों में अदालतों के दखल देने के अधिकार से जुड़े मुद्दों को परखा।